हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड आई एम विकास टेकरे, आपका शुभचिंतक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जाट राज्य की। जाट, जब मैं सनी देओल की मूवी जाट देखने गया था तो मुझे इन्हीं जाट राजाओं के बारे में इनके किस्से कहानियाँ याद आ रही थे, जो मुझे पढ़कर मैं जिनके बारे में पढ़कर गया था। तो मुझे यहाँ पर से ये चीज़ें समझ में आई कि यार भाई, अगर किसी मूवी को हिस्ट्री से रिलेट करके देखोगे आप, या फिर मैप के ज़रिए या फिर टेक्निकल होकर पढ़ने का प्रयास करोगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जाती है, इम्प्लांट होती है। और इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मूवीज़ के ज़रिए हो या फिर समाज आसपास जो चीज़ें हम देखते हैं उनके ज़रिए जानकारी, या फिर मैप्स या फिर अन्य टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए से अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है भैया। तो यहाँ पर जाट एक ऐसी कंडीशन में बने हुए ये लोग थे जहाँ पर मथुरा और आगरा तो दो उत्तर प्रदेश के शहर थे, और भरतपुर एक राजस्थान का क्षेत्र था। इनके अंदर हरियाणवी वाले ताऊ वाली हरकतें इनकी थी, और जमे बैठे ये किसान थे। तो यहाँ पर ये विद्रोह करते हैं औरंगज़ेब के समय पर, और फिर हम देखते हैं कि ये भैया जाट राज्य को खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जाट न केवल मुगलों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए और मराठों की राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसीलिए जाट भारतीय इतिहास की उन कुछ टॉपिक्स में से आते हैं जो बहुत ही छोटे रहे, बहुत ही कम समय के लिए रहे, लेकिन वो ठीक वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे चींटी अगर हाथी की सूंड में चली जाए तो उसका जीना हराम कर देती है, जबकि वही हाथी चींटी से कई गुना बड़ा और जंगल का राजा कहलाने वाला बब्बर शेर को पटक पटक के मारता भी है। तो यहाँ पर जाट चींटी की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भले ही इनका कार्यकाल या फिर इनका क्षेत्र बहुत छोटा रहा हो, लेकिन इन्होंने अपनी तत्कालीन राजनीति को बहुत अच्छे से प्रभावित करने का कार्य किया। अब देखो, यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जाटों की जाट वाली हरकतें किस तरह से शुरू होती है। औरंगज़ेब के समय जाटों के विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ होता है। जाट मुख्य रूप से कृषक थे। इनके विद्रोह के कारणों की बात करें तो कठोर कर नीति, मथुरा वृंदावन के मंदिरों को तोड़ना, राजा राम एवं रायचेरा के विद्रोह यहाँ पर होते हैं। अब ये राजा राम जो है वह जाट नेता है, ना कि शिवाजी महाराज के बेटे। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न मत होना आप। 1686 ईस्वी में ये पुनः विद्रोह करते हैं। सिकंदरा, जहाँ पर अकबर को दफनाया जाता है, उसको ये नष्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि अकबर की जो हड्डियाँ रहती है उसके कंकाल को ये निकालते हैं और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसकी हड्डियों को दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। अब उसकी हड्डियाँ ये जला देते हैं और उसके मकबरे को नष्ट कर देते हैं, और इस घटना का वर्णन करता है विदेशी यात्री मनुची। और ये कार्यकाल जो था वह था औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब दक्षिण में बड़ा व्यस्त था इस समय पर। अगले इनके नेता होते हैं चूड़ामल। 1690 से 1721 ईस्वी तक ये एक नेता के रूप में, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। जाटों को एक सैनिक शक्ति बनाकर संगठित स्वरूप ये प्रदान करते हैं। और चूड़ामल ने मुकम सिंह के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, और मुगल शासक मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जयसिंह ने चूड़ामल और मुकम सिंह को पराजित कर जाटों के नियंत्रण में आगरा और मथुरा क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया। तो ये था इनका पहला फेज। इस पराजय के बाद चूड़ामल आत्महत्या कर लेता है। अब चूड़ामल ने आगरा के निकट धून का किला भी बनवाया था, और इसे जाट शक्ति या जाट राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से जाटों को स्थापित नहीं कर पाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि चूड़ामल की मृत्यु के बाद उसका भतीजा, जो उसके भाई का बेटा रहता है, भतीजा उसका, वह जाटों की शक्ति को संगठित करता है। 1721 से 1756 ईस्वी, इस समय तक औरंगज़ेब की भी मृत्यु हो चुकी होती है 1707 में। तो यहाँ पर कोई इन्हें नियंत्रित करने वाला बड़ा राजा या कोई बड़ी शक्ति नहीं होती है। इसे जाट शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने डीग, कुम्हेर, भरतपुर, बैर में इन्होंने किले बनवाए। बदन सिंह के समय डीग के जल महलों का निर्माण शुरू हुआ, और जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने आगरा, मथुरा और आसपास के जाट क्षेत्र बदन सिंह को सौंप दिए और उसे ब्रजराज की उपाधि दी। ठीक है, किसने सौंप दी है? तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने। अब अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उस समय बदन सिंह तटस्थ रहते हैं। क्यों?
क्योंकि वह अब्दाली की सेना के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते और इससे प्रसन्न होकर अब्दाली बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अहमद शाह अब्दाली, पता है इनको कि भाई सांप के मुंह में हाथ डालोगे तो तुमको पप्पी थोड़ी ना मिलेगी, चाप देगा। इसलिए इनको पता था कि भैया अपनी औकात नहीं है अहमद शाह अब्दाली से लड़ने की। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाते हैं उससे पीछे जब वो आक्रमण करता है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि सूरजमल अगले जो शासक होते हैं। अब सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी तक ये रहते हैं और जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक और सबसे बुद्धिमान शासक सूरजमल को माना जाता है। इनकी बुद्धिमानी का लेवल इतना था कि जाटों का प्लेटो या अफलातून भी इन्हें कहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनके समय पर डीग के जल महलों का निर्माण होता है और इनके समय जाट राज्य आर्थिक व सैनिक दृष्टि से मजबूत होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में राजा सूरजमल ने मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ को युद्ध से पूर्व महिलाओं और बच्चों की सैनिक टुकड़ी के साथ न जाने की सलाह दी थी। अब हम देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। सदाशिवराव भाऊ युद्ध का नेतृत्व कर रहे होते हैं और यहाँ पर बालाजी, पेशवा बालाजी बाजीराव, इनका कार्यकाल चल रहा होता है। अब ये युद्ध करने जाते हैं तो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि भाई युद्ध हो रहा है, मान लो अभी जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। अब ईरान ने युद्ध की घोषणा कर दी, जो खमेनी उनके नेता है। तो अब युद्ध में सेना, अगर सोचो बच्चे, बूढ़ों, बुजुर्ग सबको अगर साथ में लेकर जाए तो क्या वो अच्छे से युद्ध कर पाएगी? नहीं, क्योंकि आप युद्ध लड़ने गए हो, आपके मन में ये सवाल रहेगा कि भाई मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बुजुर्ग माता पिता किस हाल में हैं। और अगर आपको ये खबर मिल जाए कि उस ओर दुश्मनों की टुकड़ी जा चुकी है तो आपके मन में कैसी कैसी दुर्भावनाएं आएंगी, ये तो आप ही बता सकते हो ना भैया। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि सदाशिव भाऊ थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। एक तो तुम भैया यहाँ पर पूरे बीवी बच्चों पूरा परिवार लेकर जा रहे हो, तुम पिकनिक मनाने जा रहे हो, ये युद्ध लड़ने जा रहे हो। और दूसरी बात इन्होंने ये भी सलाह दी थी कि मराठों की असली ताकत छापामार युद्ध प्रणाली में है, ना कि मैदानों में लड़ने में। मैदानों में लड़ने के लिए आपके पास उतने अच्छे गोला बारूद, उतने अच्छे हथियार नहीं हैं, आप छापामार प्रणाली का इस्तेमाल करो। लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो थे वह एक अच्छे योद्धा थे, उन्हें खुद पर भरोसा था और यह कॉन्फिडेंस उनका ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। अब यहाँ पर जो जाट शासक होते हैं सूरजमल, ये जानते थे कि मराठे हारने वाले, वो साथ दे भी दें तो मराठे हारेंगे, तो इससे अच्छा है कि साथ मत दो, कोई मतलब नहीं है। सलाह ना मानने पर सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध से तटस्थ रहते हैं, जो कि 1761 में होता है। 1763 ईस्वी में सौंधर के युद्ध में रोहिला सरदार नजीमुद्दौला से सूरजमल युद्ध करता है और इस युद्ध में नजीमुद्दौला और सूरजमल दोनों ही मारे जाते हैं। अब इसके बाद में सूरजमल के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और सूरजमल के बाद बने शासक जैसे जवाहर सिंह 1763 से 69, रतन सिंह, केसरी सिंह और नवल सिंह और रणजीत सिंह जैसे शासक हमें देखने को मिलते हैं। महाराजा रणधीर सिंह के समय पर जाट राज्य ने कंपनी से सहायक संधि कर ली। किसके समय पर? महाराजा रणधीर सिंह के समय पर ये संधि यहाँ पर कर लेते हैं। अब जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और दिल्ली से अष्टधातु से बना एक दरवाज़ा भरतपुर ले आया और इसे भरतपुर दुर्ग के उत्तर द्वार पर स्थापित किया। कहा जाता है कि इस दरवाजे के अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय कर दिल्ली ले गया था 1301 ईस्वी में और इस दरवाजे को ये वापस लेकर आ जाते हैं। कौन? जवाहर सिंह। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के समय भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने मराठा शासक जसवंत सिंह होलकर, जो कि होलकर सरदार था, उसको शरण दी और इसी समय अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक 1804 ईस्वी में भरतपुर राज्य में आक्रमण कर डीग को जीत लेता है, जो कि उनकी राजधानी रहती है। लेकिन भरतपुर के किले को जीतने में नाकाम रहता है, क्योंकि भरतपुर का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। जैसे ग्वालियर का किला हम देखते हैं, जैसे और भी किले हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर का किला और भरतपुर का किला भारतीय इतिहास के सबसे मजबूत किलों में से एक माने जाते हैं। अब यहाँ पर भरतपुर के किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है
और जिसे अंग्रेज़ों द्वारा नहीं जीता जा सका। तो यहाँ पर ये एक बड़ी जीत इनकी मानी जाती है। हालाँकि ये पहले ही सहायक संधि कर चुके होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनका कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन इनका ये प्रभाव है कि भाई अगर सदाशिवराव भाऊ इनकी बात मान लेते और ये सदाशिवराव भाऊ का साथ दे देते तो हो सकता था कि 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के पक्ष में होता। अगर हो सकता था कि बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जहाँ पर हम हो सकता लगाते हैं और शायद ऐसा होता वैसा होता तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन वही है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महत्वपूर्ण राजवंश या फिर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जाट राज्य जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये भारतीय इतिहास को प्रभावित करता है।